हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट ए लेट क्लैट पीजी एनएलसेट एंड DULLB इसके अलावा और भी जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है कोप 27 मस्ट अंडरस्कोर। तो कोप 27 पे हमने अब तक कम से कम 50 बार चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। जैसे ही कोप 27 की मीट खत्म हो जाती है तब एक बार जो नई कुछ पॉइंट्स निकलेंगे वो और एक बार फिर से कोप 27 को उसके साथ रिवाइज कर देंगे। उसके बाद कोई भी आर्टिकल यहाँ पे जो है ना इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का PF पेंशन के ऊपर ऑर्डर आया है इसको हम जानेंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी रह गया था। तो आज टेक्स्ट वाले पेज में डिटेल में आया है तो इसी को भी थोड़ा एनालिसिस करते हुए समझते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आदेश दिया है उससे पहले बैकग्राउंड पे चलते हैं। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम क्या है? तो एम्प्लॉयज़ पेंशन जो है टेक्निकली जो है ना इसको बोला जाता है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम इज़ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है EPFO के द्वारा दी जाती है। ध्यान रखिएगा ये स्कीम पहली बार जो है 1995 में लॉन्च करी गई थी। इस स्कीम के अंदर प्रोविज़न है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वर्किंग करते हैं इन ए ऑर्गेनाइज सेक्टर। चलो मुझे डिफरेंस बताओ ऑर्गेनाइज्ड एंड इनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में, वरना मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा कल। मतलब कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। आफ्टर द रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 58 ईयर्स, तो उन लोगों के लिए है कि 58 ईयर्स के बाद आपको जो है पेंशन मिलेगी। बट ये जैसे कुछ उस तरीके की नहीं कि गवर्नमेंट वाली जैसे होती है ना कि जो जॉब के बाद लोगों को, जैसे कोई रेलवे में काम करता है, कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता है, स्टेट गवर्नमेंट की करता है, पेंशन मिलती है, वैसा नहीं है सीन। यहाँ पे ये कि आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको और समझते हैं। EPS अमेंडमेंट स्कीम 2014 क्या था इसके अंदर? थ्रू EPS अमेंडमेंट विच बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2014 द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द EPS स्कीम अंडरवेंट ए चेंज। मतलब यहाँ पे देखो इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, EPS अमेंडमेंट लेके आई ये 1 सितंबर 2014 को। इसमें इन्होंने जो 1995 वाली जो स्कीम थी ना इसमें अमेंडमेंट लिया है। क्या अमेंडमेंट लाया? अब ना ये उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है जो ऑन और आफ्टर 16 नवंबर 1995 बिकेम अ मेंबर। ठीक है, EPS स्कीम वाज नाउ एप्लीकेबल टू सच एम्प्लॉयज़ who on or after 16 November 1995 became a member of EPF scheme and whose monthly salary on the date of joining was less than or equal to 15,000। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो मान इन्होंने ये बोला कि भाई हम 1995 में स्कीम लाए थे तो इससे पहले वालों के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनकी मंथली सैलरी जो है वो 15,000 है या फिर इससे ज़्यादा है। ठीक है, वॉज लेस देन और इक्वल टू 15,000। थोड़ा सा सॉरी, पार्डन मी। तो यहाँ पे देखिए बोला ये गया है कि हुज मंथली सैलरी ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग वॉज कम हो 15,000 से या 15,000 हो, इससे ज़्यादा होगी तो नहीं होगा। ठीक है, एक बार देखो इस स्टेटमेंट को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। EPF स्कीम वॉज नाउ एप्लीकेबल टू सच एम्प्लॉयज who on or after 16 November 1995 became a member of the EPF scheme and whose monthly salary on the date of joining was less than or equal to 15,000। ये जो ओरिजिनल स्कीम है इंट्रोड्यूस करी गई थी 1995 में, इसमें सैलरी लिमिट जो है वो 6,500 रखी गई थी तब। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयज़ वर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एट द रेट ऑफ 1.16% ऑफ द सैलरी एक्सीडिंग 15,000 as an additional contribution to the contribution payable by them under the EPF scheme। The maximum pensionable salary was set up to 15,000 पर मंथ। मतलब ये मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी जो है ये 15,000 रुपये रखी। फिर देखिए इसमें एक शशि कुमार केस था, इसमें शशि कुमार जी ने ये मामला चैलेंज किया था। ये बोला था कि जो ये कैप है 15,000 की ये अनरियलिस्टिक है और एक्चुअल सैलरीज ड्रॉन बाय द एम्प्लॉयज़ अक्रॉस द कंट्री से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि भैया जो मैक्सिमल पेंशन जो आपने रखी हुई है 15,000 की वो भी गलत है। तो केरला हाई कोर्ट ने क्या किया है, EPS अमेंडमेंट को ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो इसके साथ आएंगे, प्रोसीडिंग इशूड करी जाएंगी, उस सभी को जो है खारिज कर दिया गया। ठीक है, केरला हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया EPS अमेंडमेंट के थ्रू जो भी चीज़ें हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, जो ये संस्थान थी जिसको हम बोलते हैं, आपको मैंने आप बताया था EPFO, तो उनके द्वारा जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिर इस पर अपना वर्डिक्ट दिया और उन्होंने जो है
ये जो अमेंडमेंट किया गया था 2014 में, इसको सही बताया गया, इसमें कोई भी चेंज करने की बात नहीं करी गई। अ 3-judge bench of Supreme Court agreed with the change brought in by amendment and said we do not find any flaw in altering the basic of computation of pensionable salary। ठीक है, अब देर आर 1300 कंपनीज इन द लिस्ट ऑफ ये वो, और थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेना, बेसिक चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बता दी हैं। ठीक है, चलिए इसके देखिए अगला आर्टिकल है, शुड द चेंज ऑफ कंसेंट बी चेंज फॉर एडोलेसेंट। तो ये आर्टिकल क्यों आया है, देखो अभी कर्नाटका हाईकोर्ट में एक मैटर था, सिर्फ कर्नाटका हाईकोर्ट में नहीं, हमने कितनी बार अलग अलग जगहों पे न्यूज़ ये पड़ी हुई है कि किसी लड़की की शादी होती है, ठीक है, किसी लड़के के साथ, या फिर क्या होता है कि भाग के शादी कर लेते हैं, लड़की 17 साल की होती है, लड़का 19 साल का होता है, फिर भाई उसके जो घर वाले होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो ये तो किड ही है, तो बच्ची मतलब ये चाइल्ड की कैटेगरी में आती है, तो फिर इसके घर वाले इसको जो है जेल में डाल देते हैं। इवन यहाँ तक हमने देखा हुआ है कि फिर लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है, उसको बेबी भी होने वाला होता है, लेकिन जो बंदा है वो जेल में रहता है, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा। ऐसे ही हमने एक आदिवासी कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, आई थिंक कर्नाटका में था, जहाँ पे ये इसके बहुत मामले देखने को आ रहे थे। वहाँ पे मतलब लोगों को पता नहीं है कि भाई ये जो है इसके मतलब 18 से कम में शादी करना जो है गैर कानूनी है, फिर बाद में जब पता पड़ता है उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इसी पे अभी ये सब बातें चल रही हैं कि यार जो कंसेंट ऑफ गर्ल्स का है ना वो 16 ईयर कर देना चाहिए, और उसमें ये रखना चाहिए कि 5 साल का गैप रखो। ऐसा मतलब चल रहा है कि जो ऐसा ना हो कि जैसे छोटे बच्चियों को कोई बहुत 30 साल का 32 साल का आदमी मतलब बहका के शादी कर ले या इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, तो वो वाली चीज़ है। बाकी कंसेंट की एज जो है 16 ईयर्स कर देना चाहिए, और उसको ये रखना चाहिए कि 5 साल का ऊपर नीचे गैप रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और एक केस भी है विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट रिप केस, मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें यही बोला था कि जो चाइल्ड अंडर सेक्शन 2D ऑफ पॉक्सो एक्ट है ना, ये रीडिफाइन किया जा सकता है 16 को इंस्टेड ऑफ 18। ठीक है, और इसमें जो ये 5 ईयर का प्लस माइनस जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि जो मेल बंदा होना चाहिए वो 5 साल से ज़्यादा ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए। तो ये पूरा मामला है, इसमें कुछ ऐसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। पॉक्सो एक्ट नोट्स में से अपने रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब यहाँ पे न्यूज़ में आया है तो कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए केरला में अलग ही बवाल चल रहा है, पूरा देश एक तरफ केरला अलग, कोई एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो भाई गवर्नर जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, बन सकता है क्वेश्चन, वो अच्छे से करना। लोकायुक्त वाला जो केरला का मैटर था वो अच्छे से करना, तो वो आज रिवाइज कर लेना अपने नोट्स में से। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट ऑल सेट फॉर लॉन्च, तो ये क्लैट में तो मुश्किल है, लेकिन और भी आप एग्ज़ाम्स जो दोगे वहाँ तब भी बन सकता है। तो भारत का जो पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है ना, इसका नाम जो है वो रखा गया है आपका प्रारंभ। क्या रखा हुआ है? प्रारंभ। और ये हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा जो है बनाया गया है। इसको लॉन्च किया जा रहा है कहाँ से? श्रीहरिकोटा, फ्रॉम नवंबर 12 to 16 के बीच में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। फिर चीफ ऑफ इंडियन एंड फ्रेंच एयरफोर्स ज्वाइन ऑनगोइंग गरुणा 7th एयर एक्सरसाइज। तो गरुणा 7th एयर एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है? इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ है रिगार्डिंग मोदी जी ने सामने रखा है थीम G20 प्रेसिडेंसी का। तो क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम भी इसमें लिखा हुआ है, और वेबसाइट भी इसकी ऑफिशियल लॉन्च कर दी गई है। कुछ इस तरीके का इसका लोगो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखा है। कमल का फूल है क्या ये? हाँ लग रहा है समझ रहे हो। जेलेंस्की ओपन्स टू टॉक्स विथ रशिया बट ऑन काइव्स टर्म्स। तो ये देखो मैंने सामने एक चीज़ लगाई है आपके, ये बस इस न्यूज़ को एक्सप्लेन कर रही है। ये देखिए अभी सिचुएशन क्या है ना, ये है यूक्रेन, ठीक है, और ये है रशिया। अब ये बंदा जो है ना ये कह रहा है कि भैया मैं लड़ाई में शांत नहीं करूँगा, और मैं लड़ाई शांत करना चाहता हूँ लेकिन मेरे टर्म्स पे। तो क्या ये बंदा ये इस तरीके से अपनी स्वैग दिखा सकता है जो भी पिट रहा है? नहीं दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है ना, पर अभी ये तो दिखा रहे हैं। तो फिर इससे जो हल्क ये शांत होगा क्या? नहीं होगा। तो ये तरीका थोड़ा होता है हल्क को शांत करने का। तो ये भाई जेलेंस्की जी जो हैं कॉमेडियन थे, कॉमेडियन हैं, कॉमेडियन रहेंगे। ध्यान रखना, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर, लॉयर भी थे और कॉमेडियन तो थे ही। ठीक है, चलिए दिस इज़ इट। ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड स्वीट सेशन। आप हमारे कोर्सेज में इनरोल करना चाहें जो कि क्लैट के, एलेट के, क्लैट पीजी के, एनएल सेट के, DOLLB के सारे अवेलेबल हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।